नमस्कार। ऑल विसोल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एफआईआर दर्ज कराना ही नहीं आता है। इसी जानकारी को मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आप जान जाएंगे कि एफआईआर किस तरह से रजिस्टर्ड कराई जाती है, एफआईआर और कंप्लेन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी डिटेल्स ज़रूरी हैं और अगर पुलिस एफआईआर लेने से मना कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो पुलिस को दी जाती है। दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसमें कैसे बनता है? जैसे कॉग्निजेबल क्या है? मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग, चोरी, धोखा, इस प्रकार के जो हैं वो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है जिसमें कंप्लेंट बनती है? वो है साधारण मारपीट, मानहानि, डिफेमेशन, माइनर डिस्प्यूट, सिविल मैटर्स, ये सभी जो है ये हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलिए एक रियल केस से मैं आपको समझाता हूँ। एक मीरा नाम की एक लेडी को उनके हस्बैंड ने डाउरी के लिए टॉर्चर किया था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। वो पुलिस स्टेशन गई लेकिन एफआईआर की बजाय कंप्लेन बनवा दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? कोई इमीडिएटली एक्शन हुआ ही नहीं उनके अगेंस्ट में, ना ही कोई अरेस्ट हुआ क्योंकि उन्हें एफआईआर करानी आती ही नहीं थी और क्या ज़रूरी जानकारियां पुलिस को बतानी जिससे एफआईआर दर्ज हो ये भी उनको नहीं पता था। फिर उन्होंने संपर्क किया हमसे, हमसे हेल्प ली तो प्रॉपर उनको जाके फिर 498A में उस समय हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए आप कि अगर आपका केस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर डिमांड करें, कंप्लेन नहीं। एफआईआर में इमीडिएट वो शुरू हो जाएगी जब आपका केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का होगा तब। एफआईआर दर्ज कराने के पहले की क्या तैयारी है, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है ये भी जान लीजिए आप। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपको, हमेशा मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपको अगर आप थाने किसी भी XYZ रीजन से अगर आप थाने जाते हैं उसके बाद भी आपके पास कुछ प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए जो परमानेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। एड्रेस प्रूफ में करेंट रेसिडेंस का एड्रेस जो है वो, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई इंजरी है तो, एविडेंस अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो उसका फोटो, वीडियो, विटनेस के नाम, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो उसका जो है एविडेंस। ठीक है, विटनेस की डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिन्होंने देखी हो उस घटना को होते हुए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करें? इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आपके साथ हुई घटना या आप विटनेस से अगर किसी भी घटना के, तो भी आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कब, कहां, कैसे, किस तरीके से घटना हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट और टाइम याद रखें। अगर रात का समय हो तो AM या PM क्लियरली मेंशन करें। ठीक है, और जगह की जो जानकारी है, कंप्लीट एड्रेस विथ लैंडमार्क की उसके आसपास कौन सी जगह है, पिन कोड भी बताएं। अगर गांव देहात का क्षेत्र है, रूरल एरिया है, तो गांव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट का नाम ये भी बताएं। किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसका नाम, पता, एड्रेस अगर आपको पता हो तो बताएं, उसका हुलिया भी बताएं, ऐसे ऐसे दिखता है। अगर आपके परिचित का हो तब तो बिल्कुल जाकर उसका घर भी दिखा दें। अगर किसी गाड़ी या किसी भारी वाहन या छोटे वाहन या मोटरसाइकिल से हुआ है तो बिल्कुल भी हमेशा याद रखें कि वाहन का नंबर नोट कर लें। फिर वो कहीं भी जाएगा वो केवल वाहन के नंबर मात्र से ट्रेस करके उस तक पहुंचा जा सकेगा। एक्सीडेंट डिटेल्स में अगर एक्सीडेंट मान लीजिए हुआ है तो बिल्कुल ही मैंडेटरी हो जाता है कि आपको गाड़ी का नंबर याद होना ही चाहिए। आप तुरंत फोटो खींच के रख लें या किसी को बोले कि याद कर लें। कम से कम इतनी सतर्कता जरूर बरतें। क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ था, कितना नुकसान हुआ, कोई भी थ्रेट मिली क्या, उसने कोई धमकी दी आपको, सब चीज़ बताएं।
आपको फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, ये केस की एग्जैक्ट अमाउंट जो है कैश, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ छीना है, ज्वेलरी छीनी हो या कैश छीना हो या आपके जवाहरात जो आपने पहने थे वो छीना है, तो उसकी एस्टिमेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू रही होगी ये भी उसको पूरा बताएं। कैश जो है आपके पास कितने अमाउंट में था वो बताएं, लगभग इतना रहा होगा, लगभग उतना था, ये नहीं सर, वो आप अपने हिसाब से अपनी गणना करके कि इतने इतने रुपए मैं यहाँ से इस प्रकार से लेकर आ रहा था तो फलाने फलाने व्यक्ति ने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया, अगर इस तरह का कोई केस बनता है तो वो बताइए। प्रैक्टिकल टिप्स क्या है कि एक नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिखकर ले जाएं। प्रेशर में डिटेल्स आदमी भूल जाता है, तो प्रेशर को रिलीज करें, ज़्यादा टेंशन ना पालें, क्योंकि टेंशन पालने से आपका ही नुकसान होगा। तो दिमाग को शांत रख के चीज़ों को याद करके उसे अपनी नोटबुक में उतार लें। और टाइमलाइन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, कि जितनी ज़्यादा देरी होगी आपको थाने जाके एफआईआर कराने में, उतनी ज़्यादा ही सवाल पूछे जाएंगे कि अब क्यों हुआ आपको यहाँ पे आने में लेट, कि घटना के इतने दिनों बाद, इतना डिले होने के बाद आप क्यों आ रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि जितना ज़्यादा विलंब होता है, जितना देरी होती है, तो उससे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप एफआईआर की प्रोसेस समझिए। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि पुलिस स्टेशन जाएं सबसे पहले, और कौन से पुलिस स्टेशन जाना है ये जानना जरूरी है, कि जिस भी स्थान पे आपके साथ घटना हुई वो स्थान किस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। वो जान लीजिए। ऑल इंडिया में 100 नंबर सभी के लिए है, तो आप 100 नंबर लगाकर, छत्तीसगढ़ में वो 112 नंबर है और 100 नंबर भी है। तो सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो सबसे बड़ा हथियार है आपके पास मोबाइल। आप उसे रिकॉर्ड करें, फोटो खींच लें और तुरंत खुद के या फिर किसी और के नंबर से 100 नंबर या 112 नंबर करके उन्हें घटना की सूचना आवश्यक रूप से दें और पूरी डिटेल में बताएं। उसके बाद आप पुलिस ड्यूटी ऑफिसर जो हैं उनसे जाके मिल सकते हैं, पोलाइटली अप्रोच करें उनको, सर मुझे एफआईआर दर्ज करानी है, बोलें साफ साफ शब्दों में कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हो गई है, और पूरी घटना को आप उनको बताएं और अपना स्टेटमेंट उनके सामने रिकॉर्ड करवाएं। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि वो लिखते हैं, या फिर आप स्वयं लिख के देंगे या वो खुद से आपका बयान दर्ज करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका कंप्लीट नाम, एड्रेस और आपके पिता का नाम, उम्र और आपके साथ हुई घटना का जगह, समय, दिन, दिनांक और किसके द्वारा किस प्रकार से क्या किया गया था, ये पूरी डिटेल बताएं। किस किस ने देखा ये भी डिटेल बताएं, और कितना आपको नुकसान हुआ, कितनी चोट आई, वो सभी चीज़ें बताएं। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपका स्टेटमेंट लिख लिया जाए तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे पढ़ के सुनाइए या दिखाइए, मैं पढ़ लेता हूँ। ये ड्यूटी है उनकी कि आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको पढ़ के सुनाएंगे या आप खुद से पढ़ लेंगे उसे, और ध्यान से सुन के कहें कि हाँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी सही है, और तब उस पर आप साइन करें। आगे क्या है कि एफआईआर नंबर और कॉपी लेना कभी ना भूलें, कि अगर कॉपी ना भी मिले तो कम से कम एफआईआर का नंबर नोट डाउन कर लें, जिससे आप ऑनलाइन जो है वो कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लेनेंट को एक कॉपी मिलना, आपको दिया जाना, ये आपका अधिकार है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको मुफ्त में एक एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। इसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। और सिर्फ एफआईआर की ही नहीं, थाने में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट आपको नहीं देना है। अगर पुलिस ऑफिसर मना करे तो आप उन्हें साफ साफ ये बता दीजिए कि ये मेरा लीगल राइट है, क्योंकि मैं शिकायत करता हूं तो मुझे एफआईआर की एक कॉपी दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए कि राजेश को चोरी का केस दर्ज कराना था एक बार। उसने पहले फ़ोन पर ही सारी डिटेल प्रिपेयर की थी। स्टेशन पर जाकर 30 मिनट में एफआईआर कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके गया था। नहीं तो आप जाएंगे एफआईआर सवेरे कराने के लिए और आएंगे 12-13 घंटे बाद, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को समय नहीं रखता है, और आप थोड़ी भी हिचकिचाए या कुछ गड़बड़ी की आपने तो आपको फिर सोचने के लिए लंबा समय दे दिया जाता है।
और जानिए आगे क्या करना है कि अगर ऑफिसर को कोई गलत इंफॉर्मेशन लिख रहा है आपके बताने के बावजूद भी, तो उसको तुरंत रोक दें और उसे चेंज करने के लिए बोलें, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर टाइप्ड हो गई, रजिस्टर्ड हो गई और उसमें कुछ गलत जानकारी लिखी रही तो वो दोबारा नहीं सुधारी जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आम आदमी की। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आम आदमी की वो ये है कि पुलिस एफआईआर लेने से मना कर देती, और इसका सलूशन ये है कि कई बार क्या है, देखिए एफआईआर मना लिखने से पुलिस मना क्यों करती है, क्योंकि एफआईआर लिखने का मतलब है पुलिस का काम बढ़ना, उन्हें नजरी नक्शा, पंचनामा, जब्ती, बहुत सारे काम और भी करने पड़ते हैं, फिर चालान पेश करना। इसलिए पुलिस कतराती है कि अगर कोई जेन्युइन और कोई बड़ा मैटर या फिर वाकई में आवश्यकता है एफआईआर लिखने की तभी वो लिखती है। लेकिन इसलिए आपको बार बार खुद के अधिकार और भारत का कानून पता होना चाहिए, ताकि आप उन्हें बता सकें कि ये मेरा मौलिक अधिकार है और ये मेरा लीगल राइट है कि आप मेरी एफआईआर लिखें। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूशन 154 सीआरपीसी का रेफरेंस दे दें उन्हें। ये कि आपकी ड्यूटी है, पोलाइटली बोलें, उनको अकड़ के या फिर उनको उनकी मर्यादा के बाहर जाके उनको ऐसा नहीं बोलें कि आप ये हैं वो हैं, जनता के नौकर हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करते हुए पोलाइटली उनसे बोलें कि आप सीनियर ऑफिसर हैं और ये आपकी ड्यूटी है कि आप एक आम नागरिक की बात सुने और उनकी एफआईआर लिखें, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। और अगर नहीं होता है तो आप सीधे थाना प्रभारी से, जो एसएचओ या फिर हमारे यहाँ टीआई बोलते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करें और उन्हें बताएं कि सर इस प्रकार की घटना हुई है लेकिन मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो आप सीधे एसपी ऑफिस जो होते हैं, पुलिस अधीक्षक हर जिले के होते हैं, वहाँ जाके आप कंप्लेन रेस करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं मानते तो आप मजिस्ट्रेट के पास सीधे पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि मेरे द्वारा इस प्रकार, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई थी लेकिन पुलिस ने मेरी कोई शिकायत नहीं लिखी, पुलिस अधीक्षक महोदय में कंप्लेन करने के बाद भी मेरी कोई शिकायत नहीं दर्ज की, इसलिए मैं सीधे न्यायालय की शरण में आया हूँ। ये था सीआरपीसी का 156(3) का सेक्शन। और जो नए में आया है, जब हम नई सीरीज बनाएंगे कि कौन से सेक्शंस में किस तरह के क्या नए बदलाव आए हैं, तब मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। राय काउंसिल में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे मानवाधिकारों का हनन किया गया है पुलिस के द्वारा, तो आप ये शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर आपकी शिकायत जेन्युइन है और आपने अपनी पूरी बात पुलिस अधिकारी को बता दी, उसके बाद भी अगर वो गलत सेक्शंस लगा दें, क्योंकि कई बार प्रभाव में आकर या फिर करप्शन के वजह से जो ऑफेंस बनता है वो ऑफेंस ना करके सामान्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है। तो ये जो हुआ है ये आपके साथ सीरियस असॉल्ट हुआ है, लेकिन ऑफिसर सिर्फ सिंपल हर्ट का जो है वो केस बना सकता है। जैसे कि आपके पास कोई बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, लेकिन करप्शन या अप्रोच के चलते पुलिस ऑफिसर ने जो है सिंपल साधारण धाराओं में केस पंजीबद्ध किया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप थाना प्रभारी को, एसपी महोदय को और जिस भी पुलिस अधिकारी ने आपकी शिकायत दर्ज की है, उसी समय जब टाइप हो रहा हो तो पूछ लें सर कौन कौन सी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। प्रॉपर सेक्शन लगाए जाने की डिमांड करें। अगर पता नहीं है तो अपने एडवोकेट को संपर्क करें। अपने खुद का वकील बनने का जो सबसे बड़ी मूर्खता है वो करने की कोशिश ना करें। खुद का वकील ना बने, आप कभी नहीं बन पाएंगे। इसकी एक डिटेल में वीडियो में बताऊंगा बाद में कि इसका रीज़न क्या है। चलिए आगे ये है कि मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेक्शंस मांगे। जो मेडिकल में अगर ग्रीवियस हर्ट आया है तो हाफ मर्डर का केस बनता है, जिससे अगर डॉक्टर ये कहता है कि इस चोट से गंभीर प्रकृति की चोट है जिससे जान जाने का खतरा था, तो सीधे सीधे जो है ये 307 का यानी हाफ मर्डर का केस बनता है। लेकिन पुलिस इसे कई बार सामान्य धाराओं में पंजीबद्ध कर देती है, तो आप उन्हें बोलें कि मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करना है, प्लीज कर दीजिए, तो आप वो भी आपका काम पोलाइटली निकल जाएगा। सिविल मैटर बताकर कई बार पुलिस के द्वारा आपका क्रिमिनल मैटर टाल दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि आपको स्वयं ही जानकारी नहीं है कि क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं और सिविल मैटर्स क्या होते हैं। देखिए, डिनोसेंट इंटेंशन से चीटिंग और सिविल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एग्जांपल से समझिए कि देखिए, थ्रेट के साथ मनी मांगना
और लोन रिपेमेंट डिस्प्यूट दोनों अलग अलग मामले। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि धमकी देकर पैसे मांगना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन लोन अगर आपने लिया है और वो रिपेमेंट करने में डिस्प्यूट हुआ है तो वो सिविल मामला है। सोल्यूशन जानिए कि देखिए, क्रिमिनल इंटीमेंट्स जो है क्लियरली एक्सप्लेन करें। अगर आपके साथ कोई भी अवैध गतिविधि हुई है तो वो कौन सी गतिविधि है ये बताने से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिविल मैटर में कवर होगा या क्रिमिनल मैटर में। ठीक है। जुडिक्शन का बहाना कई बार पुलिस बनाती है कि हमारा जुडिक्शन नहीं बनता है, दूसरे थाने का जुडिक्शन बनता है, आप वहां जाकर शिकायत कीजिए। तो कई बार आप महीनों महीनों एक दूसरे के थाने की एसएचओ साहब नहीं हैं, ये पुलिस अधिकारी नहीं हैं, ये यहाँ गए हुए हैं यहाँ गए हैं, तो इस हिसाब से और काफ़ी डिले हो जाता है, आपकी एफआईआर होती ही नहीं है। इसके लिए क्या करना है, क्राइम जहाँ हुआ है पहले वहाँ जाकर एफआईआर बनती है, आप वहाँ जाइए। अगर अलग अलग जगहों पे है कि जैसे किसी ने किसी को एक गाड़ी में बैठा लिया, अब वो पहला अपराध किसी दूसरे थाने के जुडिक्शन में हुआ है और दूसरा अपराध जो है दूसरे थाने के जुडिक्शन में जाके हुआ है। और जैसे कई बार रेप के मामलों में ऐसा होता है, कई बार साइबर क्राइम के केसेस में भी ऐसा होता है कि विक्टिम का एरिया जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो इन चीजों के लिए, और ये दोनों ही बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, तो लोकल पुलिस हेल्प अगर नहीं कर रही है तो आप सीधे कंट्रोल रूम 100 नंबर को कॉल करें और सिचुएशन को एक्सप्लेन करें कि आपके साथ कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, और किसी भी थाने में जाके आप 0 में एफआईआर लॉन्च करने के लिए कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब ये भी जान लीजिए कि एफआईआर के बाद होता क्या है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसे आईओ कहते हैं, वो असाइन होता है। क्राइम सीन विजिट होता है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ के साथ कोऑपरेट करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले तो शेयर करना है। रेगुलर फॉलोअप करें, हफ्ते में 1 या 2 बार। कोर्ट में जब भी हियरिंग हो या समन्स मिले आपको तो उसे मिस नहीं करना है आपको। और इसमें देखिए, इसमें यह है कि रूल इस प्रकार से है कि टाइमलाइन जो है वो इस प्रकार से होती है कि 30 दिनों में जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, 60 दिनों में चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट होती है और 90 दिनों में कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है सामान्यतः केसेस में। बाकी 90 दिन और 60 दिनों का जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो अलग अलग धाराओं पे अलग अलग डिपेंड करता है। वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर जिस व्यक्ति ने आपके साथ कोई गलत काम किया या आपको क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, वो एक्यूज्ड अगर अरेस्ट हो जाए तो वो सबसे पहले बेल मांगेगा कोर्ट में जाकर। तो आपको क्या करना है कि कोर्ट में अगर वो बेल मांग रहा है तो उस बेल को आपको अपोज करना है, मतलब उसे निरस्त करने की डिमांड करनी है कोर्ट से। या तो आप स्वयं जाकर भी कर सकते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो है पुलिस अपनी जो चार्जशीट है वो तो रेडी कर रही होती है, और आप अगर स्वयं भी खड़े होकर अपने आप बीती अगर बताएंगे तो कोर्ट उसे संज्ञान में लेती है। ठीक है। आगे ये है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेटस जानने का हक है आपको किसी भी आईओ ऑफिसर से जो आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे केस में कहाँ तक जांच पहुंची है। अगर इन्वेस्टिगेशन स्लो है तो कोर्ट में पिटीशन करने का हक है आपको कि मेरे साथ हुई घटना के विषय में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जब भी आप थाने जाएं तो या कोर्ट जाएं तो अपने साथ हुई घटना के संबंध में जो लिखित एफआईआर है वो अपने साथ हमेशा लेकर रखें। आईओ का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखें। कोर्ट डेट याद रखें, कोर्ट में जो डेट मिली है आपको वो रिमाइंडर के तौर पर याद रखें। और ये जो जानकारी है ये आपको, आपके परिवार को और आपके मित्र भाई बंधु सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी जगह ना चाहते हुए भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ घटनाएं कर दी जाती हैं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एफआईआर किस तरह से लिखाई जाती है। तो आज आपने कंप्लीट एफआईआर प्रोसेस सीखी है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन से जाएं, अपने राइट्स को जानें,
क्लियर कम्युनिकेशन करें, फॉलो अप रेगुलरली करें, और जो नहीं करना है वो भी जान लीजिए कि ऑफिसर बार बार टाल रहा है, सिविल मैटर बताकर डिसमिस कर रहा है, प्रॉपर सेक्शन नहीं लगा रहा है, एफआईआर कॉपी देने से मना कर रहा है, तो इसके लिए आप इनके उच्च अधिकारी को शिकायत करें। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या क्या है ये भी आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। पुलिस के लिए है 100 नंबर, और महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, लीगल एड का नंबर है 15100। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जानकारियाँ आपके बहुत ही काम की होंगी। तो इसी तरह से अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए और अपना अधिकार जानिए। और एक बात कि केवल आपके साथ हुई घटना के लिए आवाज़ उठाना ही आपका दायित्व तो नहीं है। यदि किसी और के साथ भी अगर कोई बुरी घटना घटित हुई है और आप उसे देखकर चुप हैं, तो ये भी एक प्रकार से अपराध ही माना है। और दूसरों के हक के लिए भी लड़ें और अपने हक के लिए भी लड़ें। इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। मैं फिर से लौटूंगा आपके लिए नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।